नमस्कार विद्यार्थियों। हम आज चट्टानों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि चट्टान महत्वपूर्ण होती हैं। चट्टानें महत्वपूर्ण होती हैं। हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कहीं आपको कठोर चट्टानें मिलेंगी, कहीं आपको कोमल चट्टानें मिलेंगी, कहीं आपको लंबवत चट्टानें मिलेंगी, कहीं आपको क्षैतिज चट्टानें मिलेंगी। ये चट्टानें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन चट्टानों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस आदि इन चट्टानों से प्राप्त करते हैं। तो मानव जीवन के लिए भी ये चट्टानें महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे ये चट्टानें महत्वपूर्ण के साथ साथ, क्योंकि जब हम चट्टानों की बात करते हैं तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें खनिजों का योग होती हैं, क्योंकि इन चट्टानों के बारे में जो धरातल के नीचे पाई जाती हैं या धरातल के ऊपर पाई जाती हैं, इनमें ये माना गया है कि लगभग चट्टानों का 99% भाग केवल 8 खनिजों से निर्मित होता है। बाकी 1% जो भाग है चट्टानों का, उनमें अधिकांश जो खनिज होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की पपड़ी का वह पदार्थ जो प्राकृतिक और जैविक पदार्थों की क्रिया से के फलस्वरूप बनता है, उसको हम चट्टान का नाम देते हैं। ये महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि चट्टानों से हम अनेक पदार्थ प्राप्त करते हैं। यहाँ हम विभिन्न प्रकार की चट्टानों की बात करेंगे। विभिन्न प्रकार की चट्टानें हमारे पृथ्वी के गर्भ में, हमारे धरातल के ऊपर हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, जिनमें आग्नेय, इग्नियस, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतरित या परिवर्तित चट्टानें, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक का नाम देते हैं। इनके वर्गीकरण की हम बात करते हैं, क्योंकि आरंभ हम आग्नेय चट्टानों से करते हैं। आग्नेय चट्टानें महत्वपूर्ण होती हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं, और ये चट्टानें मुख्य रूप से पृथ्वी के नीचे और पृथ्वी के धरातल के ऊपर भी हमें देखने को मिलती है। और मुख्य रूप से ज्वालामुखी, या हम ये भी कह सकते हैं जो मैग्मा होता है, उसके द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये चट्टानें सबसे पुरानी होती हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, डायोराइट, ग्रेबो, राइलोलाइट आदि चट्टानों को इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि मैग्मा और ज्वालामुखी की जो क्रियाएं हैं, जिसमें लावा बाहर निकलता है, मैग्मा धरातल के नीचे ही जम जाता है, तो इस प्रकार आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इन आग्नेय चट्टानों को अगर हम विभाजित करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं, तो हम भौतिक आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। तो भौतिक आधार पर इनको हम आंतरिक और बाह्य 2 भागों में इनका हम विभाजित करते हैं। तो आंतरिक और जो बाह्य जो विभाजन करते हैं हम, इस विभाजन का जो आधार होता है, क्योंकि आंतरिक और बाह्य नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, धरातल के नीचे जो पदार्थ जमता है उसको हम आंतरिक, और जो बाहर जो जमता है, जिसको हम लावा बोलते हैं, ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा बाहरी सतह पर जो जमाव होता है लावा का, उससे जो निर्मित होती है, उनको हम बाहरी चट्टानों का नाम देते हैं।
तो यहां पर जब हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो यहां आंतरिक जो चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाई और गिरवा सेल। क्या अंतर होता है? क्योंकि ये धरातल के नीचे ही पृथ्वी के गर्भ में जब मैग्मा ऊपर उठता है उसके कारण से ये चट्टानें धरातल के नीचे जम जाती हैं। चट्टानों के जो छिद्र होते हैं, दरार होते हैं, या ये स्थान बनाकर ये जम जाती हैं। भारी चट्टानें मुख्य रूप से जो लावा होता है उनसे निर्मित होती है और रासायनिक आधार पर भी इनका वर्गीकरण करते हैं। जब हम आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं की बात करते हैं तो चूंकि ये परतहीन, रंध्रहीन होती हैं, सघन होती हैं, अव्यवस्थित होती है और विविध रंगों के रंगों वाली ये चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये कठोर होती है, अतः ये अपर्दन मुक्त होती है और मुख्य रूप से इन चट्टानों पर रासायनिक अपर्दन होता है, भौतिक अपक्षय बहुत कम होता है। यानी रासायनिक अपक्षय इन चट्टानों पर सर्वाधिक होता है, भौतिक जो अपक्षय होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये विशेषता आग्नेय चट्टानों में देखने को मिलती है। यहां आंतरिक जो चट्टानें हैं, बैथोलिथ की अगर हम बात करते हैं तो बैथोलिथ ग्रेनाइट से मुख्य रूप से बनती है और ये बैथोलिथ गोल और गुंबदाकार होती है। यानी इस तरह से इसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में संपन्न होता है। गुंबदाकार रूप में अगाध गहराई पर इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनका निर्माण होता है, जिसको हम बैथोलिथ का नाम देते हैं। क्योंकि अधिक ताप के कारण जब दबाव अधिक होता है तो मैग्मा है वो ऊपर आता है और विभिन्न जो चट्टानी जो सतह होती है जहां पर इनको स्थान मिलता है या स्थान बनाते हुए ये इस प्रकार की आकृति में या स्वरूप में जमा हो जाती हैं, तो जिसको हम बैथोलिथ का नाम देते हैं। लेपोलिथ का नाम देते हैं क्योंकि लेपोलिथ जो चट्टानें होती हैं वो मुख्य रूप से धनुष के आकार के रूप में ये बनती है, इस आकार में। इसको हम लेपोलिथ का नाम देते हैं क्योंकि गुंबदाकार रूप या धनुष का के आकार के रूप में ये यहां मैग्मा जमा होता है। इसको हम लेपोलिथ का नाम देते हैं। फेकोलिथ की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जब वलन पड़ते हैं चट्टानों में, चट्टानों के जो वलन होते हैं जिसको हम उभरे हुए भाग को अपनति बोलते हैं और जो गहरे भाग होते हैं उसको हम अभिनति बोलते हैं। तो इनकी उभरे हुए और बैठे हुए स्थान पर यहां मैग्मा का जमाव होता है। इस प्रकार मैग्मा का जमाव होता है। तो इस प्रकार के जो चट्टानें हैं इसको हम फेकोलिथ का नाम देते हैं। लेपोलिथ की अगर बात करते हैं तो चम्मचनुमा या जो छिछला बेसिन होता है उस प्रकार की आकृति में चट्टानों के मध्य मैग्मा जम जाता है और वो लेपोलिथ नाम की चट्टान का निर्माण करता है। सिल की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से फरस या छत के समान इसका जमाव होता है, मैग्मा का जमाव होता है। इस प्रकार से मैग्मा का जमाव होता है। क्षेत्रीय रूप में
यहाँ मैग्मा का जमाव होता है छत या फर्श के स्वरूप में, तो इसको हम सील का नाम देते हैं। डाइक की अगर हम बात करते हैं तो डाइक का जमाव इस प्रकार होता है। यहां पर अपर्दन होने के बाद में ये जो स्थलाकृति है ये हमें दिखाई देती है। इस स्थलाकृति को हम डाइक का नाम देते हैं, क्योंकि यहां अपर्दन के बाद ये स्थलाकृति हमें दिखाई देती है। तो इस स्वरूप में जब मैग्मा का जमाव होता है तो उसको हम डाइक का नाम देते हैं। गिरवा शैल, क्योंकि ज्वालामुखी की क्रियाएं जब संपन्न होती है तो लावा बाहर निकलता है, लेकिन जैसे कई बार क्या होता है, लावा सघन गहरा होता है, दबाव कम होता है, तो ज्वालामुखी की जो नली होती है, मुख्य नली होती है, उसमें लावा उस नली में जम जाता है, तो उस आकृति को या उस सेल को हम गिरवा सेल का नाम देते हैं। तो ये कुछ आंतरिक सेलें होती हैं जो कि धरातल के नीचे विभिन्न चट्टानों के सहारे या विभिन्न परतों के सहारे मैग्मा का जमाव होता है और इन चट्टानों का निर्माण होता है। भारीय अगर चट्टानों की आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं तो चूंकि लावा के द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी फटता है और लावा सतह के रूप में धरातलीय सतह पर फैलता जाता है और जमने के बाद में वो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण करता है। तो मुख्य रूप से ये भारीय आग्नेय चट्टानें होती हैं। जैसे हम कोलंबिया के पठार की बात करते हैं, भारत के दक्षिण का जो दक्कन का पठार है उसकी बात करते हैं, तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं यहाँ देखने को मिलती हैं। लावा से निर्मित ये चट्टानें होती हैं। रासायनिक बनावट के आधार पर अगर हम आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं तो रासायनिक आधार पर हम मुख्य रूप से सिलिका की जो उपस्थिति होती है उसके आधार पर आग्नेय चट्टानों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले अम्लीय आग्नेय चट्टानों की अगर बात करते हैं तो इसमें सिलिका की जो मात्रा होती है वो लगभग 80% तक की सिलिका की मात्रा होती है। ग्रेनाइट को हम इस प्रकार की चट्टान में शामिल करते हैं। मुख्य रूप से ओबसिडियम को भी शामिल करते हैं। ओबसिडियम चट्टान होती है, इसको शामिल करते हैं। मध्यवर्ती आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उसकी अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से 52 से 65% सिलिका इस प्रकार की चट्टानों में मिलता है। हम पैठिक आग्नेय चट्टानों की अगर बात करते हैं तो 40 से 52% सिलिका इस प्रकार की चट्टानों में होती है। ग्रेबो, बेसाल्ट, डोलोराइट आदि प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसमें पैठिक जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनमें शामिल करते हैं। लघु पैठिक जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें सिलिका की मात्रा 40% से कम होती है और मुख्य रूप से पेरिडोइड जो चट्टानें होती हैं इनको हम इन चट्टानों में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उनको हम भौतिक आधार और रासायनिक आधार पर इनका वर्गीकरण किया। भौतिक आधार पर हम आंतरिक और बाह्य जो आग्नेय चट्टानें हैं उनको वर्गीकृत किया। औषधि सेलों की अगर हम बात करते हैं तो हमारे धरातल के नीचे औषधि चट्टानों का लगभग पूरे धरातल का 75% जो चट्टानें होती हैं वो औषधि चट्टानें पाई जाती हैं। और ये औषधि चट्टानें चूंकि महत्वपूर्ण होती हैं और नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, अन्य जो भारी बल हैं उनके द्वारा परतों के रूप में इनका जमाव होता है, जिसके कारण से हम इनको औषधि या सेडिमेंट्री या परतदार चट्टानों का नाम देते हैं। विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि औषधों के जमाव होने से इन चट्टानों का जमाव होता है तो वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेष इन चट्टानों में पाए जाते हैं। परत के रूप में ये चट्टानें मिलती हैं। सूक्ष्म, मध्यम, बड़े सभी प्रकार के जो स्तर हैं, जो कण हैं, इस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं।
मुख्य रूप से बालू, कंकड़, चट्टानों के टुकड़े आदि के जमाव होने से इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। अगर हम इनका भौतिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं, यांत्रिक क्रियाजन, तो यांत्रिक क्रियाजन बालू का प्रस्तरतर, अवसादी चट्टानें, सूक्ष्म कण प्रस्तरतर और लोयस अवसादी चट्टानें। बड़े जो कण होते हैं वो बालू का प्रस्तर में शामिल होती हैं, बड़े बड़े कण के जमाव होते हैं। सूक्ष्म कण बालू का के जो कण होते हैं उससे छोटे जो कण होते हैं उनके जमाव से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इनको हम लोयस की अगर हम बात करते हैं तो हवा के द्वारा जो महीन कण होते हैं उनके जमाव से इस प्रकार की चट्टानें, तो चीन का मैदानी जो भाग है वांगपो नदी जो लोयस का मैदान है वहां पर इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। रासायनिक जो क्रियाजन जो परतदार चट्टानें होती हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, धरातल के ऊपर भी देखने को मिलती हैं। तो मुख्य रूप से रासायनिक क्रियाएं यहाँ संपन्न होती है, क्योंकि पानी के साथ अनेक जो कण होते हैं वो क्रियाशील होते हैं और विभिन्न गैसें जब आपस में जल के साथ सहयोग करती हैं तो विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसके कारण से रासायनिक परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। तीसरा, हम जैविक जन्य अवसादी चट्टानों की अगर बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके द्वारा इन चट्टानों का निर्माण होता है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो जैसे चूनायुक्त जो चट्टानें होती हैं, चूने की जो मात्रा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा होती है, पशुओं की जो हड्डियां होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, अन्य जो पदार्थ होते हैं, तो चूना से युक्त जो चट्टानें होती हैं उसको हम चूनायुक्त अवसादी चट्टानों का नाम देते हैं। कार्बन युक्त जो चट्टानें होते हैं, जैसे हम कोयले की बात करते हैं तो कार्बन की जो मात्रा होती है उसके आधार पर हम कोयले को अलग अलग प्रकार में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार कार्बन युक्त अवसादी चट्टान हो गई। सिलिका युक्त तो जो डाइटम होते हैं, स्पंज होते हैं, अनेक प्रकार की जो समुद्री वनस्पति होती है उसके द्वारा जो जमाव होता है, उनका जमाव होता है, उनसे सिलिका युक्त अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। लोहयुक्त जो अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि लोह की मात्रा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ लोह की मात्रा के आधार पर हम लोहे का जो जमाव होता है परत के रूप में, उसको हम लोहयुक्त अवसादी या परतदार चट्टान का नाम देते हैं। रूपांतरण या कायांतरित चट्टानों की अगर हम बात करते हैं या परिवर्तित जो चट्टानें हैं, मुख्य रूप से आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन के कारण इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। मेटामॉर्फिक जो चट्टानें होती हैं उनका निर्माण होता है और प्रमुख रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग पर अधिक ताप और ताप के कारण ये रूपांतरण की क्रिया संपन्न होती है। फलस्वरूप जो मूल चट्टान होती है उसका स्वरूप बदल जाता है और वो अन्य चट्टान में बदल जाती है। इस कारण से हम इसको परिवर्तित चट्टान का नाम देते हैं। जैसे चूने का जो पत्थर होता है वो अधिक दाब और ताप के कारण से संगमरमर में बदल जाता है, तो इस कारण मूल रूप परिवर्तित होकर अन्य रूप में बदल जाता है। इस प्रकार कायांतरित चट्टानों की अगर हम बात करते हैं तो परिआग्नेय चट्टानें, परिअवसादी और दोहरी परिवर्तित, यानी मूल चट्टानी परिवर्तन के आधार पर हम कायांतरित जो परिवर्तित सेल है अगर उनका वर्गीकरण करते हैं तो परिआग्नेय, परिअवसादी और दोहरी परिवर्तित। तो यहां दबाव के कारण यहां परिवर्तित होता है। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं दबाव के कारण और ताप के कारण ये जो मूल चट्टान होती है वो बदल जाती है। जैसे निस का ग्रेनाइट में बदलना, निस जो चट्टान होती है वो ताप और दाब के कारण ग्रेनाइट में बदल जाती है। परिअवसादी चट्टानों की अगर बात करते हैं
तो जैसे चूने के पत्थर की अगर बात करते हैं, ताप और दाब के कारण चूने का जो पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। दोहरी परिवर्तित अवसाद कायांतरित चट्टानों की अगर बात करते हैं तो जब कायांतरित चट्टान ताप और दाब के कारण दोबारा से उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसको हम दोहरी परिवर्तित चट्टान का नाम देते हैं। रूपांतरण के आधार पर अगर हम कायांतरित चट्टानों की अगर बात करते हैं, जलीय कायांतर, स्थिर संस्परीय, प्रादेशिक, तापीय और दबाव रूपांतरण। जलीय कायांतर की अगर बात करते हैं तो जलीय जो दाब होता है उसके कारण से चट्टानें मूल रूप से बदल जाती हैं, जिसके कारण से जलीय कायांतर शैल का निर्माण होता है। स्थिर, ये भी अधिक दाब के कारण से स्थिर कायांतरित शैल में बदलती है। संस्परीय जो कायांतरित चट्टान होती है, जब लावा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो उससे स्पर्श करने वाले जो अन्य चट्टानें होती हैं वो अपना मूल स्वरूप खो देती हैं, जिसके कारण से संस्परीय कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। प्रादेशिक कायांतरित चट्टान की अगर बात करते हैं तो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न जो पर्वत श्रेणियां हैं, विभिन्न क्षेत्रों में पर्वत श्रेणियां हैं, उनके निर्माण के समय बड़े स्तर पर चट्टानों का परिवर्तन होता है, जिसके कारण से हम इनको प्रादेशिक जो कायांतरित चट्टान है उसका नाम देते हैं। तापीय कायांतरित जो चट्टानें होती हैं मुख्य रूप से अधिक ताप के कारण या ताप परिवर्तन के कारण मूल चट्टान अपना स्वरूप खो बैठती है, अन्य चट्टान में वो बदल जाती है, तो इसके कारण से इसको तापीय कायांतरित चट्टान का इसको नाम देते हैं। दबाव रूपांतरण के कारण अगर परिवर्तन होता है, चट्टान बनती है, उसको हम दबाव रूपांतरण का नाम देते हैं। तो इस प्रकार हमारे धरातल के ऊपर और धरातल के नीचे विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, और इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, उनको हम प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।